नमस्कार। हंसराज कॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के हमारे सभी अतिथि हमारे मंच पर आ गए। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि सभी अतिथियों को मंच पर लेकर के आज हम एक बहुत ही शानदार एक पुस्तक पर हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में हमारे आज के लेखक विश्व मोहन जी, हमारे 3 वक्ता डॉक्टर निशा मैम, निशा नाग मैम, डॉक्टर सत्येंद्र जी और प्रतीक यादव, मैं सभी लोगों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हम जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को छोड़ चुके थे, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को चिंतन के रूप में, दर्शन के रूप में एक नई दृष्टि से देखने का साहस, लगभग दुस्साहस किया है विश्व मोहन जी ने। ये हंसराज कॉलेज का सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो पहली बार हंसराज कॉलेज आए हैं। मैं हंसराज कॉलेज में उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है हंसराज कॉलेज में। अतिथि वक्ता के रूप में हमारे साथ मिरांडा हाउस कॉलेज से वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर निशा नाग मैम हैं। वो भी पहली बार हंसराज कॉलेज में वक्तव्य के लिए आएंगे। मैम, अगर आप पहले आएंगे तो मुझे पता नहीं है। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रखर आलोचक और बहुत अच्छा, एक तरह से कहें कि कविता प्रेमी हमारे बीच में रामजस कॉलेज से डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ल हमारे बीच में मंचान स्वागत करता है। युवा समीक्षक और शोधार्थी प्रतीक यादव हमारे बीच में है, हंसराज कॉलेज में उनका भी स्वागत करता है। हर्ष प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आत्मा के द्वार पुस्तक पर आज हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को उस किताब के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। 1 घंटे का कार्यक्रम है और 1 घंटे में आप समझेंगे कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरीके से विकृत करने का प्रयास किया गया और इस किताब में उसको शुद्ध करने की कोशिश की गई है अपने तमाम तर्कों से। विश्व मोहन जी ने उसका प्रयास किया है। मैं कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले अपने सभी अतिथियों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं आदरणीय रमा मैम से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में रामजस कॉलेज के सहायक प्राध्यापक सत्येंद्र शुक्ल हमारे बीच में है। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ उनका भी स्वागत करेंगे। पुस्तक के लोकार्पण के लिए मैं अपने सभी अतिथियों को, आज के संयोजक को और हंस प्रकाशन की तरफ से विपिन यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी आ जाएं पुस्तक लोकार्पण में। आत्मा के द्वार, एक लेखक की अपनी निजी अभिव्यक्ति, भारतीय ज्ञान परंपरा की कुछ प्रचलित प्रतिमानों को नए दृष्टि से देखने का साहस। मैं आज के अपने सभी अतिथि वक्ताओं का, रमा मैम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के हमारे जितने भी श्रोता यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शक यहाँ पे हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बिना किसी भूमिका के मैं इस किताब पर सबसे पहले मैं भी थोड़ा परंपरा को पलट रहा हूँ। हमेशा लेखक को बाद में बुलाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि लेखक अपनी बात इस किताब के संदर्भ में संक्षिप्त में अगर रख देंगे तो वक्ताओं के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हालांकि सारे वक्ता बहुत अच्छे से किताब का अध्ययन करके आए हुए हैं, मुझे आपको पता भी चलेगा। तो सबसे पहले मैं हंसराज कॉलेज में दोनों बाहों से स्वागत करते हुए हमारे बीच में आदरणीय सम्मानित लेखक, साहित्यकार, कवि विश्व मोहन जी हमारे बीच में हैं। मैं बहुत आदर के साथ उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, उनको अपने इस विचार रखने के लिए इसके पुस्तक के संदर्भ में हमारे बीच में आदरणीय विश्व मोहन जी। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, हंसराज कॉलेज, वरिष्ठ प्राध्यापक हिंदी
मिरांडा हाउस, हमारे प्रसिद्ध आलोचक और प्राध्यापक हिंदी विभाग डॉक्टर सत्येंद्र जी, हमारे युवा समीक्षक और हमारे सूत्रधार जो यहाँ बैठे हुए हैं नीचे, और हंसराज कॉलेज के इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी साहित्य सुधीजन, हम सबसे पहले आपको अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और हंसराज कॉलेज के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें उस कॉलेज के सभागार में आमंत्रित किया है जो कभी जब मैं बच्चा था तो नाम सुना करता था तो सोचता कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा। तो मैं छात्र रूप में तो मैं बहुत बाद में आया, मैंने लॉ यहाँ से किया हूँ, लॉ कॉलेज से बगल में फैकल्टी है लॉ से, लेकिन आज मुझे अद्भुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं हंसराज कॉलेज की सभागार में हंसराज कॉलेज के सदस्यों को संबोधित कर रहा हूँ। रही पुस्तक की बात, तो मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ और हमारे विज्ञान में एक कहावत चलती कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, जब तक आपको आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं, लेकिन हम अब इस युग में पहुंच गए हैं जहां आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई है, जिसको उपभोक्तावाद का जमाना हम कहते हैं। तो जब भी आप चेतना के स्तर पर प्रभावित होते हैं तब तक आवश्यकता आविष्कार की जननी रहती है। और आवश्यकता कहाँ से उत्पन्न होती है? आपकी चेतना से उत्पन्न होती है। आवश्यकता का सीधा संबंध आपकी चेतना से है और आविष्कार का संबंध आपके पदार्थ से है, जो नया पदार्थ आपका आता है। तो कहने का अर्थ है कि पदार्थ के आविर्भाव के पीछे चेतना की उपस्थिति आवश्यक है। तो इस पुस्तक में एक जगह मैंने वही लिखा है कि जो आम धारणा है हमारी उपनिषदों में और वेदों में भी कि पहले पदार्थ तत्व अस्तित्व में आता है, फिर प्राण तत्व आता है जिसको ऊर्जा कहते हैं, और तब उसमें चेतन का आरोपण होता है। तो मैंने उस चीज को उलटने का प्रयास किया है कि नहीं, पहले हर कार्य के पीछे कारण होता है। इसलिए मैंने स्टीफन हॉकिंस की भी एक जगह आलोचना की है, जब वो कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में जो वो महाविस्फोट हुआ, उस विस्फोट का कोई कारण नहीं है, वह अकारण है। ये एक वैज्ञानिक के मुंह से ऐसी अवैज्ञानिक बातें मुझे ठीक नहीं लगती है, क्योंकि हम कार्य कारण के सिद्धांत पर ही चलते हैं और यह समस्त ब्रह्मांड कार्य कारण के सिद्धांत पर ही है। और हमारे यहाँ भी जो चीजें हुई हैं, चाहे आप उपनिषद में जाएं या कहीं भी जाएं, तो आप इसी चीज का आप यह इसी तत्व को पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो चेतन तत्व है, बिना चेतना के कोई काम नहीं होता है। आप स्वयं सोचिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में इच्छा जागृत होनी चाहिए। बगैर इच्छा के वो काम नहीं कर सकते। आप बगैर इच्छा के जो काम करते हैं वो अस्तित्वहीन काम है, उसका कोई उस तरह का कार्य है जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो हम सांस लेते हैं, खाते हैं, ये जो एक कर्म कर रहे हैं या कर्म की श्रेणी में नहीं आता है, वह चीज नहीं है। हम चैतन्य कर्म की बात कर रहे हैं। तो खैर ये चीजें तो आप पुस्तक में पढ़ेंगे, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जैसे रामचरितमानस पर लोगों का क्या विचार रहा है, उसको मैंने किस दृष्टि से देखा है। क्योंकि विज्ञान के छात्र होने के नाते हमारी दृष्टि हमेशा वैज्ञानिक रही और यह एक बिल्कुल सरल ढंग से जीवन को देखने और परखने वाले व्यक्ति का विचार है और कुछ नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ी बौद्धिकता नहीं है, न कहीं कोई बड़ा बौद्धिक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं तो साहित्य के क्षेत्र से हूँ भी नहीं। लेकिन जो मैंने जीवन को जैसे देखा है वैसे ही लिखा है, एक आम पाठक की तरह। इसे आप एक लेखक की पुस्तक न समझ के एक आम पाठक की पुस्तक समझे कि एक आम पाठक वो कैसे दिखता है। दूसरी बात यह है कि इस पुस्तक में हरे को हरा और लाल को लाल कहा गया है। कोई चीज को साबित करने की चेष्टा नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मैडम से बात हो रही थी तो मैंने साहित्यिक खेमेबंदी की चर्चा की, या आज एक वैचारिक खेमेबंदी हो गई है, तरह तरह के खेमे हो गए हैं। उसका कारण यही है कि जो मैंने कहा कि अब आविष्कार जो है सो आवश्यकता की नहीं है, उलट गया है। मैंने जैसे अब आविष्कार होते हैं उसके हिसाब से हम अपनी आवश्यकताएं बना लेते हैं। तो इस उपभोक्तावादी समाज में जो अभी एक खेमेबंदी हो गई है, तो हमने भी बहुत जगह लिखा है कि हमारे विज्ञान में भी सबके विचार नहीं मिलते हैं। हम अपने सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में न्यूटन को याद करते हैं। यदि आप में से किसी ने विज्ञान पढ़ा होगा तो न्यूटन कणिकावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, पार्टिकल थ्योरी। वो बलों के नियम, बलों का त्रिभुज नियम, बलों का चतुर्भुज जो भी पढ़ते हैं उसमें बल जो है सो आरोपित होता है एक बिंदु पर, और वो बिंदु एक कण होता है, मतलब पदार्थ एक कण के रूप में
बिहेव करता है, पदार्थ का व्यवहार कणिका की तरह होता है। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं ऊपर, या जब तरंग सिद्धांत में आते हैं, तो वहाँ इसके तरंगीय रूप की चर्चा करते हैं। जब आइंस्टीन की जगह पर आते हैं, जब वो E=mc² की चर्चा करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वहाँ पर कोई पदार्थवाद या तरंगवाद का खेमा हो, कि एक पदार्थवादी झंडा हो, एक तरंगवादी झंडा हो, और कोई तरंगवादी झंडे के नीचे खड़ा हो, कोई पदार्थवादी झंडे के नीचे खड़ा हो? तो इसका कारण यह है कि यह हमारी मौलिक दिवालियापन है। जब तक आप मौलिक रहेंगे, आप किसी खेमे में नहीं जाएंगे। जैसे ही आप अपने मौलिकता से वंचित होंगे, आप बिल्कुल अब किसी न किसी खेमे को ज्वाइन कर लेंगे। और आपका यह सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसी माटी में हुआ है जो मौलिकता से परिपूर्ण माटी है। मैं बार बार कहता हूँ कि वह पीढ़ियां बड़ी अभागी होती हैं जिनका कोई अतीत नहीं होता, जिनका कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन उससे बड़ी अभागी वो पीढ़ियां होती हैं जो अपने इस विराट अतीत को भूल जाती हैं, अपने विराट इतिहास को भूल जाती हैं। और आज हमारा पूरा समाज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां हम लग रहा है कि हम धीरे धीरे अपने अतीत को विस्मृत करते जा रहे हैं एक पश्चिमी चकाचौंध की दुनिया में, उसकी अनुकृति में। अभी थोड़ी देर पहले भी मैडम से बात हुई थी, मैंने कहा कि मैं आधुनिक होने और पश्चिमी होने में भेद मानता हूँ। आधुनिक होना एक अलग चीज है, पश्चिमी होना एक अलग चीज है। और हमारी जो संस्कृति है, चाहे वैदिक युग से लीजिए, हम जन्मना आधुनिक है। हम शुरू, हमारी परंपराएं आधुनिक है। हमारी परंपराओं में आधुनिकता के जो तत्व आपको मिलेंगे वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इनको उस समय भी बातचीत में कहा कि जब दुनिया के बाकी देशों में दर्शन जन्म ले रहा था, ग्रीक और इन्होंने किसका नाम लिया, उस समय हम बुद्ध और महावीर के जमाने में पहुंच गए थे। और बुद्ध और महावीर का जमाना हमारे दार्शनिक चिंतन के उन्नयन का उत्कर्ष बिंदु था। तो जब हम अपने टॉप पे थे तब वो जन्म ले रहे थे, और उनकी यदि हम अनुकृति करें तो हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। ये तो होगा। इसलिए जरूरत यह है कि हम अपनी खोई अस्मिता को तलाशें। हमें कहीं दूर नहीं भटकना है, हम अपने को ढूंढें। वो है ना कि हमारा पूरा का पूरा उपनिषद ही कहता है कि आत्मबोध करो, अपने को पहचानो। तुम्हारे अंदर ही वो प्रचुर शक्ति है, तुम ही उसके विस्तार हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुम्हारा ही अंश है। एक बार तुम अपने को ढूंढ लोगे और उससे जब बाहर निकलोगे, तुम्हारे स्व का जब विस्तार होगा, तो देखोगे कि हम कोई स्वायत्त इकाई नहीं है, बल्कि हम तो उसी के अखंड स्वरूप हैं। इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह पुस्तक इन्हीं सब बातों को की चर्चा करती है। उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो समाज के, आज के सामाजिक के बारे में, जो कुछ लोगों से जिनसे बहुत प्रभावित हुए जीवन में व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व की चर्चा है। और कहीं कहीं जैसे नाम में क्या रखा है, एक अंतिम निर्णय जो आज के सच को उजागर करती है कि आज के जीवन में हम कैसे चलते हैं। तो एक पाठक जब, एक लेखक जब किसी पुस्तक को या रचना को लिख देता है, तो फिर उस रचना का मालिक वह नहीं होता है, वो रचना उसकी नहीं रहती है। जैसे प्रसव की पीड़ा के बाद माँ का पुत्र जैसे निकलता है, वह पुत्र पूरे परिवार की संपत्ति हो जाता है, केवल माँ का नहीं जाता है। उसी तरह पुस्तक की रचना होते ही या पाठकों की संपत्ति हो जाती है, या लेखक की संपत्ति नहीं जाती। और तब लेखक अपने अधिकार को खो देता है उस पर कुछ करने से, और ये सारा का सारा अधिकार पाठकों के बीच आ जाता है। आप न्यायाधीश हो जाते हैं और हम आपके मुजरिम हो जाते हैं। तो मैं आपके न्यायालय में इस पुस्तक को समर्पित कर रहा हूँ, और आप इंसाफ आपके हाथों में। धन्यवाद। ये संचालन की जिम्मेदारी अभी दो तीन मिनट पहले ही मेरे पास आई थी, रवि भाई को करनी थी, लेकिन वो थोड़ी व्यवस्था में लग गए थे। आप समझिए इस बात को, इस वक्तव्य के बाद आप समझिए कि अगर ज्ञान के साथ सहजता भी हो तो व्यक्तित्व कितना बड़ा हो जाता है। विश्वमोहन जी को लगभग 2 सालों से मैं जानता हूँ, लगातार मिलना जुलना होता रहता है। इस पुस्तक के साथ जुड़ने का 2 कारण और भी है। इसकी भूमिका मेरे गुरु ऑलरेडी सत्यकेतु सांकृत जी ने लिखी है। इस किताब की भूमिका, वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, अभिभावक भी हैं। उसकी भूमिका लिखी इन्होंने। और इस किताब पर बोलने के लिए प्रतीक मेरे अंदर ही पीएचडी कर रहे हैं, और इस किताब पर बोलने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है, और मैं उन्हीं को पहले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ। आप पहली बार ये बोल रहे हैं और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मैंने जैसा कि बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग और अभिनय का संबंध, इस पर पीएचडी कर रहे हैं। मैं बहुत आदर के साथ हंसराज कॉलेज में अपने ही एक प्यारे विद्यार्थी शोधार्थी को आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रतीक यादव को।
प्रणाम करता हूँ हंसराज कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम को, जो कि मैम जा चुकी हैं। और मैम का जो काम है वो सिनेमा पे है और मैम काफ़ी सक्रिय रहती हैं। और सक्रिय रहने के साथ साथ मैम को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई नारी आकाश को नाप रही हो, इस तरीके की सक्रियता है मैम के अंदर। और जो दूसरी बात है, मैं प्रणाम करता हूँ लेखक महोदय विश्व मोहन जी को, और साथ साथ बधाई भी देता हूँ इस अच्छी सी पुस्तक के लिए। प्रणाम करता हूँ डॉक्टर निशा नाग जी को, प्रणाम करता हूँ सत्येंद्र शुक्ल जी को, और आप सभी विद्यार्थी शोधार्थियों सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रतीक कुमार यादव आत्मा के द्वार पर बातचीत करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। पुस्तक आत्मा के द्वार को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि उसे 3 तरीके से समझा जा सकता है, या मैं समझने की कोशिश करना चाहूँगा। पहला जो है किताब की बात करते हुए कैसे एक दृष्टि डेवलप करते हैं, किताब को पकड़ना कैसे है, यानी कि उसकी दृष्टि कैसे डेवलप करना है, उस पर बातचीत करूंगा। और दूसरा होगा कि जो निबंध विधा है उस पर, और तीसरा फिर मैं किताब पे आऊंगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर हम इमेज, जैसे एक सवाल बनता है कि क्या एक रचना एक इमेज हो सकती है क्या? जैसे हम गोदान के लिए एक वाक्य यूज करते हैं कि वो कृषक जीवन की वीर गाथा, कृषक जीवन की एक महागाथा है या महाकाव्य है, एक सेट तय कर दिया गया गोदान के साथ में। ऐसे ही क्या इस जो कृति के साथ भी इस तरीके की इमेज बनाई जा सकती है, और इसका अलग से पाठ्यक्रम भी चलता है सिनेमोग्राफी को लेकर। तमाम विश्वविद्यालय इसमें एमए का पाठ्यक्रम चलाते हैं। और अगर इसको एक दूसरे तरीके से भी देखा जाए, जैसे कोई जेल का अगर दृश्य है, तो हम किसी एक विशेष वस्तु को लेकर पूरे परिदृश्य को कैसे दिखा सकते हैं। कोई एक विशेष वस्तु, जैसे अगर जैसे हथकड़ी हो गया, हथकड़ी अगर वॉल पे लगी हुई है या दीवार पे लगी हुई है, तो उसके माध्यम से हम पूरे दृश्य को दिखा सकते हैं। ये इमेज की खूबसूरती होती है। वही अगर हम इसको पढ़ते हुए जो दूसरा मेरा एक तरह की जो दृष्टि मेरी डेवलप हुई, वो थी कि जैसे मुझे अपना गांव याद आ गया कि मेरे ताऊ जब धान की खेती होती है तो उसमें यूरिया के लिए जो है बोरियां आती हैं, तो उन बोरियों को जो है खोलना होता है, तो वो उसका एक सूत्र पकड़ना होता है। तो जब वो सूत्र पकड़ते हैं तो वो सूत्र वो बीच में ही कहीं होता है धागा। अगर आप उसको पकड़ लीजिए और दोनों तरफ से ऐसे खोलते जाइए तो वो पूरी बोरी अपने आप खुलती चली जाती है। तो मैं रचना के साथ भी मेरी इसी तरीके की कोशिश रही कि मैं रचना को किस तरीके से, क्योंकि ये रचना बहुत, इसमें जो विषय है बहुत बहुत अलग अलग, बहुत विभिन्नता लिए हुए विषय है। और दूसरी बात एक और की, जैसे स्वेटर का जिक्र करेंगे, स्वेटर है तो अगर स्वेटर बनाने का जो प्रोसेस है वो तो बहुत जटिल है कि हर दिन आप कोशिश करते हैं तब एक स्वेटर तैयार हो पाता है 2-4-6 महीने में। लेकिन जब उसे उधेड़ने का जो प्रोसेस है, जब आप उधेड़ते हैं उसको, तो उसमें भी कुछ ऐसा सूत्र या स्रोत पकड़ना होता है जिससे वो, अगर आप उसको पकड़े तो 5 मिनट में स्वेटर को आप उधेड़ के रख देंगे। तो रचना को लेकर इस तरीके की दृष्टि डेवलप की जा सकती है। तो मेरी कोशिश रही कि जो है इस जो संग्रह है, निबंध संग्रह, इसको जो है पकड़ा जाए, इस रचना के का एक सिरा पकड़ा जाए और दूसरे सिरे को समझने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल मेरे साथ हो नहीं पाया। ये जीवन के साथ भी होता है कि जब हम एक धुरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जो धुरी है वो हमसे बहुत दूर निकल जाती है। तो इस तरीके का रचना के साथ मेरा अनुभव रहा। जो दूसरी बात मुझे समझ में आती है, जैसे निबंध विधा को लेकर, जो निबंध विधा है वो विचार प्रधान है, यानी कि जो वैचारिकी है
वो वैचारिकी का जो पक्ष है वो बहुत मजबूत इसमें होता है। जैसे साहित्य की अन्य विधाएं हैं, लेकिन उसमें साहित्य की अन्य विधाओं में विचार जो सब टेक्स्ट होता है वो पीछे पीछे चल रहा होता है संदर्भ के। लेकिन जब हम निबंध की बात करते हैं तो बहुत सामने से चीजें जो है विचार रूप में, प्रत्यक्ष रूप में सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये सब समझने के पीछे हम विधा जो निबंध विधा है उसके पूरे चरित्र को समझ सकते हैं। यानी कि जो निबंध विधा है वो एक तरह से प्रमाणों का निबंधन है, और इसकी जो शुरुआत हुई वो 1580 ईस्वी में फ्रांस के लेखक मोंटेन, जो कि पहले ऐसे के रूप में शब्द प्रचलित हुआ, लेकिन वो शब्द जो है वो एक तरह से उसका जो अर्थ था वो प्रयोग था। ऐसे ही जो निबंध शब्द है हमें संस्कृत में भी दिखता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कोटेशन है, खास करके गद्य और निबंध को लेकर, कि गद्य यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। वहीं अगर हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात करें तो वो लिखते हैं, निबंध मन के मुक्त मौज अनियमित व अपरिपक्व सी रचना एक ऐसी कृति है जो कि ना कि नियमबद्ध है और ना ही व्यवस्थित है। तो ये सब बातें निबंध के संदर्भ में थी। अब मैं जो कि मेरी जो सिलसिलेवार एक चलता आया, तो मैं अब तीसरा जो मेरा पड़ाव है वो खास करके पुस्तक पे अब मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जो आत्मा का द्वार पुस्तक है, विष्णुमोहन जी शुरुआत अर्पण में ही उनकी अपनी लाइन है, वो कहते हैं कि भिन्न भिन्न देश काल और परिस्थितियों में मेरी जीवन यात्रा के दौरान मन में उपजे विचारों और मनोभावों की निर्झरणी मेरे लेखनी से प्रभावित होती रही। तो आप इस कोट से समझ सकते हैं कि ये एक निरंतर चलती प्रक्रिया रही है लेखक महोदय के साथ। ये एक अच्छा खासा अरसा लिया इन्होंने इस कृति को लिखने के लिए। कोई जल्दीबाजी, मुझे लगता है कि जल्दीबाजी करने से रचना में वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो ये एक तरह का सजग होना या अलर्ट होना जो है बहुत जरूरी होता है लेखक को। और जैसा कि जो आत्मा का द्वार है, इसका जो नामकरण किया है वो साहित्यकार अरुण कमल जी ने किया है, और बहुत ही खूबसूरत नाम है आत्मा का द्वार, और हंस प्रकाशन से प्रकाशित है। 186 पेजेस हैं इसमें, और इसमें 5 तरह का विभाजन है, यानी कि इसके 5 खंड हैं। पहले खंड में जो पहले खंड का नाम है वो है अध्यात्म संस्कृति दर्शन मीमांसा, जो कि इसमें 11 सब टॉपिक या सह विषय हैं। उसके बाद जो दूसरा है उसका नाम है विमर्श, जिसमें कि 10 सह विषय या फिर सब टॉपिक्स हैं, जिसमें कि आलोचना की संस्कृति, ताड़ना के अधिकार, देवालय, नारी और भक्ति, जेनु अड्डा, ये तमाम उसके विषय हैं। उसके बाद जो तीसरा जो खंड है या जो विभाजित किया है लेखक ने, वो जो है 4 तरह, उसका नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में 4 तरह का विभाजन है, जिसमें से एक ऋषि से साक्षात्कार, सर प्रणाम, दीदे के भाई जी, वशिष्ठ जी, गणित की एक अबूझ पहेली, इस तरीके के विभाजन। उसके बाद जब हम इसमें एक यात्रा संस्मरण भी आपको मिलेगा। आप देखिए, विमर्श आपको मिल रहा है, यात्रा संस्मरण आपको मिल रहा है, संस्कृति, अध्यात्म, ये सब पहला जो कि इसकी इस पूरे किताब की आत्मा है, वो पहला जो खंड है वो इस किताब की आत्मा है। और देखिए आपको सिलसिला किस तरीके से चल रहा है, अध्यात्म, उसके बाद विमर्श के बाद यात्रा, संस्मरण, और उसके बाद लास्ट में समाज है केंद्र में, जिसके अलग अलग 11 सह विषय हैं, जिसमें से गांधी और चंपारण, हार की जीत, सोशल मीडिया और भारतीय नारी। अब हम इस पुस्तक की भूमिका के बारे में बात करना चाहेंगे। इसको आदरणीय प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत सर ने लिखी है, और इसका जो
एक बात उनके जो शीर्षक देते हैं सर कि भारतीय ज्ञान परंपरा की खोई हुई अस्मिताओं का पुनर्पाठ है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। रचना को समझने के लिए बहुत हद तक इससे जो है, इस आदर्श वाक्य से बहुत हद तक रचना के सूत्र मिलना चालू हो जाते हैं। जैसे सर का जो कि टाइटल, जो शीर्षक ही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की खोई हुई अस्मिताओं का पुनर्पाठ है। ऐसे ही जब हम किताब में प्रवेश करेंगे तो मानव सभ्यता की कथा, कभी इस तरीके से किसी ने सोचा नहीं होगा कि मानव सभ्यता की कथा क्या रही होगी। जैसा कि जिक्र किया लेखक महोदय विष्णुमोहन जी ने कि आप देखेंगे कि शुरुआती जो सर बताते हैं कि जो शुरुआती पन्ने हैं वो खो गए हैं। आप तमाम धर्म में बात की बातें हर कोई करेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो पन्ने हैं वो पूरी तरीके से उस पर बातचीत नहीं हो पा रही है। अब जैसे कि ये सवाल उठता है कि वो क्या बातें हैं, जैसे कि कौन थे पहले मानव युगल, या फिर कहां से सृष्टि ने अपना आगाज किया। हमको ये सब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जो कि सर ने बड़ी सहजता से इन सवालों को अपने पहले ही विषय में उठाया है। उसके बाद जल थल नभ, सर कहते हैं क्या जल थल नभ में मिलता है? क्या हिंदू धर्म में 10 अवतार जो हैं, जिसमें से मीन अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार या नरसिंह अवतार, ये तमाम जो अवतार है इनमें मिलता है क्या? और फिर अगर हम नख की बात करते हैं, नख यानी कि हम एक तरह से नख को औजार की तरह पुराने समय में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी, उनका जो अपना निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर जब हम दूसरे निबंध की तरफ बढ़ते हैं तो मानस की प्रस्तावना, उस निबंध में आदिकालीन वाल्मीकि का जो रामायण है वो संस्कृत में था। उस तरीके से उसका प्रभाव, उसका प्रसार या प्रभाव समाज में नहीं हो पाया जिस तरीके से उसी को आधार बनाकर जब रामचरितमानस तुलसीदास लिखते हैं तो समाज में एक बड़ी एक ख्याति का विषय होता है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि आज के समाज, एक तरीका ये भी हो सकता है ज्ञान को देखने का कि आप रामचरितमानस के तरीके से ज्ञान को देखें। राम एक आदर्श पुरुष हैं, उन्होंने पूरा जीवन एक तरह से जो समाज में तमाम तरह के जो बंधन बने हुए उसका निर्वाह भी उन्होंने किया। अगर वो पत्नी धर्म का जो उनकी पत्नी है उनको लेकर वो पूरी तरीके से निर्वाह करते रहे, फादर को लेकर, अपने पिता को लेकर, भाई को लेकर, या समाज या प्रजा सबको लेकर राम का एक आदर्श रूप है। हमें राम बनने की जरूरत है। और दूसरी बात, एक और उनका जो निबंध है भक्त और भगवान का समाहार, कितने प्यारे प्यारे विषय हैं। देखिए ना, भक्त और भगवान का समाहार। कभी आपने इस तरीके से सोचा है कि ये समाहार कैसे हो सकता है भक्त और भगवान का? तो अब एक सवाल ये भी बनता है कि हरि मिलेंगे कहाँ, एक बड़ा प्रश्न है। तो जैसे तुलसीदास कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम में प्रभु प्रगट जिमें आगी। और दूसरा जो आप देखेंगे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखो ना। आप सोचिए ना कि हिरण किस तरीके से, आप हिरण को देखिए कि किस तरीके से वो अपने एक तरह से अंदर ही लेकर टहल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है, वो उस बाहर की दुनिया में देख रहा है। राम भी उसी तरीके से है। राम या ईश्वर हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, वो कण कण में विद्वान है। तो उस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें। और फिर सर आज की भी बात करते हैं, सत्यमेव जयते अहिंसा परमो धर्म, ये सर का निबंध है। इसमें सर कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात है ये सनातन परंपरा के मूल में है। और
वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो ये वहीं से आया है। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो दर्शन है कि कतार के आखिरी कतार में बैठे व्यक्ति के बारे में हमारा संविधान सोचता है, ये उसकी खूबसूरती है। तो संविधान की खूबसूरती को भी सर जो है लेखक महोदय विश्व मोहन जी उसको भी उजागर करते हैं। किताब में इतना कुछ है कि मैं बहुत देर तक समझता रहा कि कहाँ से सूत्र मैं कहाँ से पकड़ने की कोशिश करूं कि सिलसिलेवार चीजों को रखता चला जाऊं, लेकिन मुझे कुछ इसी तरीके का जो आप सबके सामने ऐसा ही, जैसे एहसास और निजता का भाव देखिए, एक निबंध ये भी है सर का, एहसास और निजता। अब उसकी कोट देखिए कितनी सुंदर है कि पत्ते पुलकित हैं, हिलते दिख रहे हैं, कौन है उत्तरदायी। कभी सोचा है आपने इस तरीके से कि पत्ते हिल रहे हैं और पत्ते पुलकित हैं, कौन है इन सब जो क्रियाएं हो रही इसका उत्तरदायी कौन है? हवा, पत्ते स्वयं, आंखें, या कोई झकझोर तो नहीं रहा है पेड़ को, या फिर हिलना स्वयं एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में किसी एक को हटाकर ले तो सारा व्यापार खत्म। यदि सभी साथ इकट्ठे हों भी और मनस के चेतन तत्व को निकाल लिया जाए तो फिर वही बात ढाक के तीन पार। यानी कि हर एक वस्तु एक दूसरे से टिकी हुई है। अब आप अपने जीवन में अपना ही अस्तित्व आदमी भूल जाता है। अब दर्शन का पहला सवाल ही यही है कि आप खुद को पहचानें। तो ये आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है इसमें कि आप फूल को इस दृष्टि या पत्तों को इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है। जैसे आपको दादी नानी की कहानियां आपने सुनी होंगी, किस तरीके का एहसास होता है। अब अभी एक तरह से देखें कि जब बाबा दादी ये सब चंदा मामा की बातें करते थे तो बच्चे चंदा मामा तक पहुंच जाते थे, छू के चले आते थे उनको, इस तरीके का भाव होता था। ये एक तरह का एहसास है। ऐसे बहुत सारी बहुत लंबा बातचीत किया जा सकता है, लेकिन मैं अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ूंगा। बहुत कुछ है बोलने के लिए। जैसे जो इसके मूल में है या जो प्रश्न है मूल में, जैसे एक जो डीकोलोनाइजेशन की बात होती रही, भारत का जो ज्ञान का केंद्र है वो तमाम केंद्रों में बटा हुआ था और एक तरह से डिसेंट्रलाइज था। लेकिन वहीं जब हम यूरोप की बात करें तो वो सेंट्रलाइज था वहां पे ज्ञान। तो उतनी प्राथमिकता भारत को नहीं मिल पाई ज्ञान के क्षेत्र में, जितना हम हमेशा यूरोप को ही उसका श्रेय देते हैं कि वहाँ सब कुछ यूरोप से ही आया है। और उसका ही असर है कि आज तक हम अंग्रेजीपन से निकल नहीं पाए हैं। और जो लॉर्ड मैकाले मिनट की जो नीतियाँ थी या उसमें जो नीतियाँ थी उसका भी प्रभाव हम आज तक झेल रहे हैं। अब इसको और देखें तो एक तरह से सर जो हैं सनातन और संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करते हुए दिखते हैं, जो ये बहुत बड़ी बात है कि ये आज के समय में जब महाअभिकुंभ अभी तो चला गया है कुंभ, तो इसका एक विशेष समय भी, इसका संयोग भी अच्छा है। इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि सनातन और संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करते हुए दिखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, ये किताब एक धरोहर है हम सभी के लिए। जैसे आपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबें देखेंगे तो उसमें होता है, जब आप कुछ चैप्टर्स खोलेंगे शुरुआत में अध्याय होता है, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ बॉक्सेस भरे होते हैं, कुछ बॉक्सेस नहीं भरे होते हैं, उसको भरना होता है। तो मुझे लगता है कि वो ब्लैंक सर भरते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत सबसे बड़ी बात, भारत कोई भौगोलिक संरचना नहीं है, उसका कोई जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं है। इस बात को हमें मानना होगा। और उसका अपना एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, तभी आप भारत को समझ सकते हैं। भारत को समझने के लिए आपको भौगोलिक संरचना से निकलना होगा। जब हम भारत विभिन्नताओं का देश कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि भारत कोई संरचना नहीं है, भारत भौगोलिक संरचना नहीं है, वो एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है।
और पग पग पर भाषा बदलती है और संस्कृति बदलती है, और ये सब केंद्र में है इस किताब के। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आप जब किताब से रूबरू होंगे, आप किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इतने सारे कम से कम मेरे 40 जो है सवाल तैयार हैं इसको लेकर, इस किताब को लेकर, कि जो बहुत ही मतलब एक तरह से जो बहुत जरूरी सवाल हैं। तो सर तो वैसे इंजीनियर हैं, लेकिन सर की 3 किताबें आ चुकी हैं सर। हाँ, तो ये मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए। इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी को। एक शोधार्थी की दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए, और बहुत क्रमवार ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से प्रतीक ने अपनी बात रखी। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। और अगले वक्ता के रूप में सत्येंद्र शुक्ल हमारे बीच में है, और मैंने बताया रामदास कॉलेज के सहायक प्राध्यापक हैं, बहुत अच्छे वक्ता, और अपने वक्ता सही से साबित करने में मेरा पूरा विश्वास है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सत्येंद्र शुक्ल जी को। सुंदर गोपालम और वनमालम नयन विशालम दुख हरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूरन कामम अतभिरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म पदम। नमस्कार, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ बालक को अवसर दिया। आदरणीय विस्मोहन जी, आदरणीय मैम, मेरे साथी वक्ता प्रतीक और मेरे जो है अग्रज और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करने वाले ऐसे महन भैया, उनको प्रणाम करता हूं। और चूंकि प्रतीक ने सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें बताई, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा उपनिषद की। उसके बाद आपको समझ आएगा कि सच में लेखक क्या कहना चाह रहा है। एक उससे पहले एक बशीर साहब का एक शेर मैं लेखक के लिए कहना चाहूँगा कि मैं ही तनहा नहीं दिल के हाथों, मैं ही तनहा नहीं दिल के हाथों, तू भी मजबूर नजर आता है। कि मैं ही तनहा नहीं दिल के हाथों, तू बड़ी दूर नजर आता है, तो तू भी मजबूर नजर आता है। और बुर्ज से हाथ उठाया मैंने, लेकिन तू बड़ी दूर नजर आता है। मैं ही तनहा नहीं दिल के हाथों, तू भी मजबूर नजर आता है। और बुर्ज से हाथ उठाया मैंने, लेकिन तू बड़ी दूर नजर आता है। लेकिन जब वो मसरूर नजर आता है, जब वो मसरूर नजर आता है, तो फिर हर तरफ नूर नजर आता है। इस तरह का कुछ सर ने वितान रचा है। मैं आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ कि कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी इस तरह की बातचीत कर सकता है। मैं सर के बारे में बाद में आऊंगा। मैं एक आपको उपनिषद की एक कहानी सुनाता हूं, उससे समझ में आएगा कि सर क्या क्या चीजें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये कथा है राजा जनक की। सर कि राजा जनक एक बार अपने महल में रात्रि के चौथे पहर में लगभग मतलब गहरी नींद में सो रहे थे। तब तक उनके कमरे में कुछ लोग आते हैं जो हथियार बंद हैं और उन पर हमला करते हैं और उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि आपका राज्य बर्बाद हो चुका है, आपको बंदी बनाया जाता है, चुपचाप चल के नीचे आइए और अपनी सारी संपदा, सारा चीजें हमें समर्पित कीजिए। आपको हम एकमात्र अवसर ये दे रहे हैं कि आप अपनी जान बचाकर जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई अवसर नहीं है। राजा जनक इससे पहले कुछ समझ उनको आता, तब तक तो उनको बना के बंदी और नीचे ले आया गया। और नीचे जब आए तो उन्होंने देखा कि उनके तमाम सिपहसालार जो अच्छे खासे लड़ाके थे सब बंदी खड़े हैं और उनकी रानियां और उनके तमाम जो परिजन थे उनको भी बंदी बना के रखा गया है। उनसे कहा गया कि इन सभी रानियों में से या अपने परिवारीजनों में से आप एक व्यक्ति को और एक जो सिपहसालार आप जिसे भी चाहें उन्हें हम छोड़ देंगे, आपकी तरफ नहीं जाने देंगे, छोड़ देंगे। और आपसे एक वचन लेते हैं कि अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएंगे, तब हम आपको छोड़ेंगे। बस आप जान बचा सकते हैं और आपके पास कोई अवसर नहीं है। कहानी सुनिएगा, उपनिषद की कहानी है ये। उसके बाद राजा जनक जाने लगे, पैदल चल रहे हैं। ऐसे प्यास लगी, एक तालाब था, उसमें से जिंदगी में पहली बार चुल्लू से पानी पिया। एक राजा की कल्पना करिए आप, जिसने जीवन में ऐसा दिन देखा हो। चुल्लू से पानी पिया, फिर चलते चलते, जैसे जब कभी मन उदास होता है तो व्यक्ति चलता जाता है, कहाँ जाना है पता नहीं होता। आगे चलते गए, लगभग दोपहर हो गई, भूख भी लग गई।
एक छोटा सा मंदिर था, देवालय था, उसके बाहर भंडारा जैसा कुछ बट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अब मरता क्या न करता, इसी में लाइन में लगता हूँ, कुछ मिल जाएगा। तो उसमें लाइन में लग गए। कहानी देखिएगा, उन्होंने जो है लाइन में लगे लगे और फिर जो आगे वाला भिखारी था उनकी तरफ पलट पलट के बार बार देख रहा था कि लगता है आपको कहीं देखा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको वहम हुआ होगा, मैं जो है इधर नहीं हूँ, इधर नया भिखारी हूँ मैं, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। बोले नहीं नहीं सर देखा है। बोले नहीं नहीं। तो बोले कि अच्छा ठीक है। थोड़ी देर लाइन चलती रही। भिखारी ने फिर पलट कर कहा कि आपको कहीं देखा है, कहीं तो देखा है। तो बोले नहीं नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। बोले नहीं, आप राजा जनक हैं, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके दरवाजे 2-3 बार गया हूँ और आप बड़े ही प्रतापी, गरीब नवाज और बड़ा ही जनता का भला करने वाले राजा हैं, आप यहाँ कैसे? तो बोले नहीं, वो सब बात नहीं है, मैं राजा वाजा नहीं हूँ, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। बोले नहीं नहीं, मैं पहचान गया हूँ। और आप अगर कह रहे हैं कि आप भिखारी हैं तो आपका कटोरा किधर है? आपके हाथ में तो कटोरा भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं करपात्री हूँ। विद्वान थे राजा जनक, उन्होंने कहा मैं करपात्री हूँ, हाथ में लेकर खाता हूँ। क्या सुनिए, भिखारी कान में बोला कि करपात्री और पात्री तो ठीक है, लेकिन खिचड़ी गर्म है, दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये तमाशा नहीं है, मान लीजिए आप हैं। बोले ठीक है, जब तुम जान ही गए हो तो क्या ही कर सकता हूँ। और कई बार ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे खिड़की में आपकी बारी आने वाली ही होती है तब खिड़की बंद होती है। उनके जस्ट आगे वाले भिखारी खिचड़ी मिली ही थी कि मतलब उन्होंने कहा कि भंडारा खत्म, आज के लिए इतनी सेवा थी। तो भिखारी ने कहा कि महाराज आप हमारे राजा हैं, आप भगवान नारायण का स्वरूप हैं, आप जो है गरीब नवाज हैं, पतित पावन हैं, आप इसका भोग लगाइए। मैं तो भिखारी हूँ, किसी रोज नहीं भी मिलता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तुम ये जानते हो कि मैं गरीब निवाज हूँ, मैं भगवान नारायण का स्वरूप हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं अपनी प्रजा को खाना खिला कर खाता हूँ। तो तुम इसका सर्वप्रथम भोग लगाओ, उसके बाद मैं जो बच जाएगा वो खा लूंगा। लेकिन आप उपनिषद की कथा की विलक्षणता देखिए कि जब वो खाने लगा और फिर उसने जानबूझकर कम खाया और राजा की तरफ वो कटोरा उसने ऑफर किया कि भैया आप खाइए इसको। तो जैसे ही वो हाथ में पकड़ने ही वाले थे तब तक ऊपर से एक बाज एक मरा हुआ चूहा लेकर जा रहा था और उसने जैसे निशाना लगाकर उस कटोरे में गिराया और वो हाथ से उनके कटोरा ऐसे छिटक गया और उस कटोरे को पकड़ने की कोशिश में, जैसे हम लोग कैच छूट जाता है और ऐसे पकड़ने की कोशिश में आगे को जाते हैं, ऐसे राजा जनक आगे को बढ़े। तब उनकी नींद टूटी, वो दरअसल सपना देख रहे थे। ये कहानी का विधान है। उन्होंने कहा कि जो है वो सपना देख रहे थे, तो जगे तो देखा कि रानी उनके जो है इधर बिस्तर के पास खड़ी हैं और उनको जगा रहे हैं कि महाराज आज जागेंगे कि नहीं, क्या राजभवन नहीं जाना है क्या? तो उन्होंने मतलब हक्के बक्के थे, थोड़ी देर के लिए तो दिमाग ही काम नहीं किया। उन्होंने कहा, रानी का हाथ पकड़ा, बोले रानी एक बात पूछे? बोले हाँ। बोले बताओ ये सच है या वो सच था? तो रानी बोली पता नहीं, सुबह सुबह कैसी बहकी बातें कर रहे। ऐसा करिए, चलिए नाश्ता वास्ता करते हैं, नहा धो के आइए। नाश्ते के टेबल पे गए तो भृत्य यानी नौकर आया, तो नौकर को हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में पहली बार राजा ने नौकर का हाथ पकड़ लिया। नौकर घबरा गया, बोले क्या हुआ महाराज, कोई गलती हो गई? बोले नहीं भृत्य, एक बात बोलो कि ये सच है या वो सच था? नौकर बोला साहब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे माफ करें आप, मैं गरीब आदमी, मुझे आपको कुछ खाना है तो बताइए, बना देता हूँ। ऐसे ही तैयार होकर के जब सभा में पहुंचे तो मंत्री से पूछा कि एक बात बताओ मंत्री, ये सच है या वो सच था? ऐसे करते करते बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा पागल हो गया है, उल जलूल सवाल पूछता है। लोगों ने कहा कि किस तरीके का है? इस तरीके का। ऐसी बात चलते हुए 5 दिन हुए थे लगभग कि एक दिन अष्टावक्र महाराज उनके दरबार में पधारे। कहानी का वितान देखिए, कहानी की संरचना देखिएगा आप कि हमारे पास क्या धरोहरें थी जो हमने खो दी। उन्होंने कहा कि जो है कि आप अष्टावक्र मुनि आए, बोले महाराज को प्रणाम। जनक ने कहा विप्र देवता को प्रणाम करता हूँ, संत को प्रणाम करता हूँ, आइए महाराज भले आए, मेरे पास एक बहुत ही कठिन सवाल है, उसका उत्तर आप जैसा कोई मुनि ही दे सकता है, आप भले अच्छे टाइम पे आए। बोले नहीं राजन, मैं तो खुद सवाल लेकर आया हूँ। बोले नहीं महाराज, पहले मेरा वाला बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, 4-5 दिन से सबको परेशान किए हुए हूँ, पहले मेरा वाला बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो? बोला नहीं साहब, अपमान की कोई बात नहीं, बस प्रश्न है जो कि अकुला रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछने के लिए उद्यत हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, जब इतना तुम जो है क्या नाम है कह रहे हो तो मान जाऊंगा, लेकिन पहले मेरा सवाल सुनो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो आप मेरे अतिथि भी हैं, आप ही कहिए। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजा जनक, मेरा सवाल ये है कि ये सच है या वो सच था?
अब राजा जनक को काटो तो खून नहीं, दौड़ के आया, एकदम चरणों में गिर पड़ा कि महाराज जब आप इतना जान ही गए हैं तो कृपया बताइए कि ये सच है या वो सच था। तब अष्टावक्र ने राजा जनक को उठाया और कहा कि देखो राजन, न ये सच है न वो सच था, सच केवल तुम हो, सच केवल तुम्हारा सतत संघर्ष है, सच केवल तुम्हारे द्वारा जिया गया जीवन है। जब तुमने अजूरी भरकर पानी पिया तब तुम थे, जब तुम भिखारियों की लाइन में खड़े थे तब भी तुम थे, जब तुम उस खिचड़ी के कटोरे को भरसक प्रयास कर रहे थे कि उसकी रक्षा हो जाए तब भी तुम थे। और ये तुम महसूस कर सकते हो और कोई कभी नहीं कर पाएगा, चाहे जितना बताओ। अतः मैं अब इससे लेखक की ओर चलता हूं कि कहानियां ऐसी होती हैं कि आप जो महसूस करते हैं, आप जो जानते हैं, वो आप लिखते हैं। किसी दरमियान कभी कोई, जैसे कि सर ने मुझे बार बार कहा, मैंने सर से कल बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पारंपरिक लेखक नहीं हूं। सर, पारंपरिक लेखक जैसा कुछ नहीं होता। आपने जितना अच्छा लिखा है, मैं तो कह रहा हूं कि इसको थोड़ा परिहास में है, लेकिन इसको मैं, चूंकि मैं कथा क्षेत्र वगैरह से भी जुड़ा रहा हूं, हरिद्वार में 4 साल रहा, तो मैं ये बताऊंगा सर, मैं आपको एक राय देना चाहूंगा कि ये पुस्तक जो है कथावाचकों को बंटवा दीजिए। जो लोग अंट संट कुछ भी भगवान के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, उन लोगों को ये पढ़ना चाहिए। सर ने आगे जो मैं बात सर के बारे में शुरू करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक मंगलाचरण जो सर ने इसमें लिखा है उसको बताता हूँ। और मुझे तो इस बात से मैं अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ कि सर ने विज्ञान प्रौद्योगिकी का विद्यार्थी होने के बावजूद संस्कृत का इतना अच्छा इस्तेमाल किया। 3-4 शीर्षक ही हैं संस्कृत में, आप इससे समझिए। जहाँ एक तरफ हमारे तमाम गुणीजन और विभाग के प्रोफेसर लोग कहते हैं कि नहीं संस्कृत तो अब किसी काम की नहीं रही, ऐसे में जो है एक इंजीनियर का इस तरीके की बात करना। अच्छा, जो रामचरितमानस का आधार है, मैं उस ग्रंथ से उस निबंध से बात करूंगा जो सर ने मानस के ऊपर लिखा है, और मुझे वही इतना रुचिकर लगा कि मुझे लग रहा है कि सर लगभग वो सारी बात मैं उसी पे खत्म कर दूंगा, और बाकी जानने के लिए आप किताब पढ़ेंगे। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि उन्होंने कहा है कि जब रामचरितमानस की रचना हो रही थी तो आचार्य तुलसी ने 7 श्लोकों का एक समुच्चय जो मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है, सर ने उसको उल्टा कर दिया है। और सर ने वहां पर एक बात कही कि इतनी खूबसूरत है वो, कि उस मंगलाचरण को पढ़ने के बाद, उस मंगलाचरण को पढ़ने से जैसे हमारे सामने राम कथा खुलती है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे सामने संविधान खुलता है इन शब्दों से कि हम भारत के लोग। इसको कहकर देखिए, एक दिन आप अकेले में भी दीवार की तरफ मुंह करके कभी बोलिए कि हम भारत के लोग, और ये इतना आनंदित करने वाला शब्द होता है। उन्होंने कहा कि समस्त रामचरितमानस को आप इन श्लोकों से खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो 7 श्लोक इस क्रम में लिखे थे, मैं उनको ऐसे पलट दे रहा हूं, और पलटने के बाद उन्होंने तुलसी की विनम्रता को इंगित करते हुए लिखा कि जो तुलसी कहते हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। कि तुलसी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये रचना अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं। आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूं ताकि चीज जैसे, अच्छा, अच्छी किताबों का ये है कि एक मनु शर्मा नाम के राइटर है, उन्होंने तमाम जो महाभारत के पात्र हैं उनकी आत्मकथाएं लिखी। तो उन्होंने आमुख में मैंने पढ़ा था, इतनी खूबसूरत चीज है, मैं सर के लिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अच्छी किताबें कभी खत्म नहीं होती। एक तुफैल चतुर्वेदी नाम के एक शायर, उनका शेर है कि प्यार किया है पर मर जाना थोड़ी है, दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है, और हम सब कागज पर सदियों सांसें लेंगे, हम सब कागज पर सदियों सांसें लेंगे, लफ्जों का जादू मर जाना थोड़ी है। किताबें कभी नहीं मरती, विचार कभी नहीं मरता। उन्होंने फिर से कहा कि क्या है ये जीवन, क्या है, तो तुलसी ने लिखा कि यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सात्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथेया हेर भ्रमा। कि जैसे दिक्कत क्या है कि हम अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ रहे हैं। हम बात यह है कि हम इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं, हम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि हम चीजें क्या कर रहे हैं
कि हमें कहीं और से चीजें ढूंढनी चाहिए थी, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तुलसी की विनम्रता देखिए कि तुलसी साफ साफ कह रहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। आज प्लेगरिज्म है, तमाम सॉफ्टवेयर है, तब भी आदमी बेशर्मी से नकल करता है और मानता तक नहीं है। और उस दौर में वो आदमी 15वीं शताब्दी में कह रहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कि भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं नाना पुराणों में जो लिखा है, जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में लिखा है, मैं वहां से लेकर बस आपके पास भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, ठीक मैंने उसको सजा करके आपके पास प्रस्तुत किया है। अब चूंकि मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूं, आदरणीय सर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो है रामायणे निगदितम, एक शब्द होता है आपने जाने, जो गद वक्तायाम वाची एक जाने के अर्थ में होता है, जो है धातु होता है, उससे गदति शब्द बनता है। लिट लकार एक वचन में निगदति शब्द बनता है। बहुत कठिन संस्कृत है ये, सामान्य संस्कृत नहीं है। जहां पर तुलसी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आता मुझे सब है, लेकिन बात मैं अवधि में करूंगा, ठीक, बात मैं उस भाषा में करूंगा कि जिससे लोगों को समझ आए। जानता मैं सब हूं। वो कहता है रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कि रामायण में जो कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है, वो सब मैंने उठाया है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। कवित विवेक एक नहीं मोरे। कोई 2 साल में यहाँ आदमी पीएचडी नहीं लिख पाता, बहुत सारे पीएचडी वाले बैठे हुए इसलिए कह रहा हूं, ठीक, और तो झूठ बोलता रहता है कि एक अध्याय हो गया है, आगे काम चल रहा है। 2 साल में उस आदमी ने 2 साल और कुछ महीने में रामचरितमानस लिख दिया, और उसके बाद वो इतना विनम्र है कि वो कह रहे हैं कि जो है कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कविता का कोई विवेक मेरे अंदर नहीं है, मैं सिर्फ जो, और ये भी कह रहे हैं कि अगर पसंद नहीं आएगा तो छमी है ही सज्जन मोर ढिठाई, जी में बालक कही तोतरी बाता सुने हिलाए और पितु और माता। वो कहता है कि जैसे तोतली आवाज में, जैसे हमारा भतीजा बैठा हुआ है महेंद्र सर का पुत्र, तो ये जो है क्या नाम है, मुझे एक दिन बुंदेली में गाना सुना रहा था, तो अब जैसे इससे आनंद आता है, इससे अच्छा आनंद कुछ भी नहीं। सर का एक उसमें निबंध है जिसमें चंदा मामा दूर के वाली वो बात की गई है। मैं छोटे बच्चों के साथ जैसे बैठा, भतीजा भतीजियों के साथ, तो आप देखते होंगे ना कि गाना आता है कि जो है जंगल जंगल बात चली है पता चला है, या आता है कि एक मोटा हाथी झूम के चला और मकड़ी के जाले में जाके फंसा। मकड़ी के जाले में हाथी नहीं फंसता, हम भी जानते हैं, मकड़ी के जाले में हाथी फंसेगा, लेकिन उस बालक को समझाने के लिए, उस बालक को आनंद मिल सके, इसलिए शायद कहीं ना कहीं उस हम लोगों को अच्छा लग सके, इसलिए तुलसी जैसे महान कवि ने कहा होगा कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। जबकि आप देख रहे हैं कि उनके अंदर क्या है। वो कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। जब भगवान सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है कि जब वो पता लगा कि सीता जी का आए, तो भगवान नारायण स्वरूप राम जी ने कहा कि तुम जो है रे कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तन धारी, कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो तेरे समान मेरा उपकारी हो। इसके बावजूद वो बगल में नहीं बैठे, कांधे में हाथ नहीं रख दिया कि और क्या हाल चाल है, तब भी वो नीचे ही बैठे रहे। ये दिखाता है कि विनम्रता क्या होती है, सेवा क्या होती है। मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ एक जो है प्रजाति होती है भीलों की, जिन्होंने भगवान राम को शरण दिया, जिन्हें हम आज अज्ञानतावश आदिवासी कहते हैं, वो दरअसल वनवासी हैं और हमसे आपसे बहुत ज्यादा सभ्य है। उनका धन्यवाद करते हुए जब भगवान जाने लगे और कहा कि आपने बड़ी सेवा की, हम आपके आभारी हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज बाकी धन्यवाद तो ठीक है, एक धन्यवाद और दे के जाइए। जबरदस्ती धन्यवाद लिया, बोले नाथ हमार यहो सेवकाई, कि लीन न भूषण वसन चुराई, कि ये भी धन्यवाद करिए कि हमने आपके वस्त्र आभूषण चुरा नहीं लिए, ये भी हमारा तो काम यही था, मूल काम तो यही करते थे, बाकी सब साइड बिजनेस हमारा यही था। ये आपके प्रताप से यहाँ तक पहुंचे, तो हमने ये काम छोड़ करके जो है कि ये नया काम शुरू किया, कि हमने सेवा का काम शुरू किया, हमने परोपकार का काम शुरू किया। आदरणीय सर भी उसी विनम्रता के साथ, उसी तरह जो है भगवान राम की तरह कह लीजिए, या एक इतनी बेहतरीन पंक्ति उन्होंने लिखी कि परमात्मा राम का अच्छा एक जगह सर ये भी कहते हैं कि जो है क्या नाम है, जो ताड़ना के अधिकारी वाली सब लोगों को पता है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मेरे यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं, हनी सिंह ने अब से लगभग 5 साल पहले एक गाना गाया जिसके बोल मैं बताता हूँ, आपको हंसी भी आएगा और मेरे ऊपर शायद थोड़ा बहुत गुस्सा भी, लेकिन हनी सिंह के ऊपर नहीं आएगा।
जो बताता है कि आप कितना ज्यादा संस्कृति से विलग हो चुके हैं। हनी सिंह लिखते हैं कि जो है धोएगी तू कच्छे और झूठे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। जिन माओ ने हमें पाला है उनका इस तरह का अपमान आप सुन कैसे सकते हैं? और आप 500 साल पहले एक आदमी ने लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी पीछे पड़े हैं भैया उसके। कैसे कैसे आपने ये बात कैसे कहती, जबकि वही आदमी दूसरी जगह लिखता है कि कत विध सृजी नारी जगमाही और पराधीन सपने सुख नाही। सर बहुत विनम्रता पूर्वक उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ताड़ना शब्द के कई अर्थ होते हैं। निबंध का शीर्षक ही है ताड़ना के अधिकारी वाला। तो वो सर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि ताड़ना को हम, हालांकि मैं एक बात बताऊं, यहाँ विद्या के जो लोग बैठे होंगे और मैं बुंदेलखंड का हूं, हमारी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई, हमसे अर्थ पूछो हम बताएंगे। सच बात ये कि ताड़ना करते, जब मैं गाय चरा, गांव में किसान का बेटा हूं, गांव में जब गाय चराते थे तो साथी चरवाहे से ये कहकर जाते थे रोटी खाने कि भैया हमारी गाय भी ताड़े रहना। ये होता है ताड़ना, लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं जो है सर की तरफ से अफकार अलवी का शेर उन लोगों तक प्रसिद्ध करना चाहूंगा कि सभी ने सौंपा हुआ काम करना होता है, सभी ने सौंपा हुआ काम करना होता है, सितारे रोशनी करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अगर किसी को इतना बताने के बावजूद बातें नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, अगर वो यही लेना चाहता है, जबकि ये समुद्र का डायलॉग है भाई, गुलजार साहब अमरीश पुरी का भी डायलॉग लिख रहे हैं, अजय देवगन का भी डायलॉग लिख रहे हैं, आप ऐसे कैसे मान रहे हैं कि एक ही जैसा चलेगा? भाई एक ही जैसा कैसे आप मूल्यांकन कर सकते हैं? वो दोनों लोगों का डायलॉग लिख रहे हैं। समुद्र खुद कह रहा है कि जो है मैं अधम पात्र हूं, मैं नीच पात्र हूं, अति संकुल मत नीच, मतलब और नीचाति नीच, मतलब उच्च कोटि का नीच, मैं इतना नीचे हूं। और मैं जो है कह रहा है कि काटे ते कदरी फले कोटि जतन को सींच, और जो है कहता है विनय नमान खगेश सुन डांटे ही पै नवनीच। मैंने एनसीसी की है, तुम में से किसी ने की है? पहले अनुभव बता देता हूं ताड़ना क्यों जरूरी है, बस ये बात बता खत्म करूंगा, समझ में आ जाएगा कि ये वाली बात कि जो है मैं गया जब पहली बार तो उन्होंने कहा कि दाएं मुड़ कैडेट, दाएं मुड़ गया कैडेट, फिर उन्होंने कहा कि बाएं मुड़ कैडेट, फिर बाएं मुड़ गया, फिर उन्होंने कहा एनी डाउट, कोई शंका? तो सबने कहा नो सर, मैं नया था। मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा बाहर निकल। मैं आया बाहर, क्या बोले क्या डाउट है तेरे को? मैंने कहा सर ऐसे खड़े थे। बोले हाँ खड़े थे। मैंने कहा ऐसे मुड़े? हाँ मुड़े। मैंने कहा फिर ऐसे मुड़ गए? तो वहीं तो खड़े हैं सर। बोले दिमाग लगाता है, कल को हमला होगा तो दिमाग लगाने लग जाएगा, तो इसके लायक नहीं, वर्दी जमा कर भाग यहाँ से। तो सीधी बात है, अगर आप ताड़न नहीं सह पा रहे हैं तो भाई दिक्कत है। अगर आप अनुशासन नहीं, मैं जिस गुरुकुल से पढ़ा हूं वहां पर 7 दिन में 2, मतलब हफ्ते में 2 दिन नमक और मिर्च नहीं मिलता था खाने में। और गुरुजी आके, एक महेंद्र सर जैसे गुरुजी थे, जैसे देखते हैं कभी कभी महेंद्र में डर लगता है, तो ऐसे देख के कहते थे कि रखा है खाना मत। तो जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, 3 साल गुरुकुल में हो गए, वहां से रिटायर मतलब आगे जाने लगे, तो हमने एक दिन गुरुजी जो मतलब फिर फ्रेंडली हो गए थे, उनसे पूछा कि गुरुजी आखिरकार इसका क्या मतलब था, नमक क्यों नहीं खाने देते? कहा हमने तुम्हें बताया कि जीवन में चीजों का महत्व क्या होता है। अब तुम भविष्य में कोई मना करेगा, कोई किसी चीज के नकार देगा तो उसके मुंह पे तेजाब नहीं फेंकोगे, तुम जान जाओगे कि जो है ये भी एक तरीका है कि कोई मना भी कर सकता है आपको। तो आदरणीय सर के यहाँ जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे एक, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं सर के लिए जो एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ कि मुझे जो लगता है सर, आप कह रहे हैं कि आप पारंपरिक लेखक नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मैंने भारवी को भी पढ़ा है, मैंने माघ को भी पढ़ा है, मैंने भास कालिदास को पढ़ा है, और मैं उनका वंशज होने के नाते मैं बता रहा हूं कि आपकी भाषा पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे भारवी के साथ साथ तुलसीदास भी आ रहे हैं, और जो है क्या नाम है, कहीं ना कहीं भास के साथ डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव भी आ रहे हैं, और उनके बीच में आप दिखाई देते हैं। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, वो बता करके मैं बात खत्म करता हूँ। एक फिल्म है बड़ी खूबसूरत, आप देखें कभी, मिडनाइट इन पेरिस। मिडनाइट इन पेरिस एक खूबसूरत फिल्म है, उसमें एक नायक होता है बड़ा सुंदर सा, और उसकी नायिका जो है वो, उसको बाजार में सामान खरीदने में इंटरेस्ट होता है, जबकि नायक को साहित्य में इंटरेस्ट होता है, और वो ज्यादातर जो है ये कोशिश करता है कि किसको किसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ लूं। तो एक बार ऐसे ही होता है कि रात को वो दुखी होकर के कहीं जाके कहीं बैठा रहता है किसी सड़क के किनारे में, और वहां से एक छोटी सी गाड़ी आती है टमटम टाइप की, और उसमें बड़े बड़े लेखक लोग, वर्ड्सवर्थ उसमें बैठे रहते हैं, रेमंड्स विलियम उसमें बैठे रहते हैं, टॉल्स्टॉय उसमें बैठे रहते हैं, पिकासो उसमें बैठा रहता है, और वो उसको भर के ले जाते हैं, और फिर उसको एक ऐसे संसार में ले जाते हैं जहां वो सारे लोग रहते हैं। तो सबसे उसके बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार ये लोग तो एक जगह मिल गए, अब मैं क्या क्या पूछूं।
पिकासो से ये पूछना था, फलाने से ये पूछना था, ढिमाके से ये पूछना था। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक रात उसने गलती से ऐसा किया था, अगली बार से वो रोज रात को वहीं जाग बैठ जाता है और रोज वो उसको भर ले जाते हैं और रोज वहां अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं। वो बाद में आकर के अपने दोस्तों के बीच फैंटम हो जाता है कि भाई आज मैंने ये बातचीत की, और वो लोग मानते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर को जो पुराने जो भास, कालिदास, भारवी इत्यादि किसी दिन गाड़ी में भर के ले गए थे, मुझे ऐसा लगता है, और वहां जाकर के उन्होंने इस बात के लिए प्रेरणा दी सर को कि तुम ऐसा कुछ करो। अच्छा, होता क्या है कि हमारे जैसे जो साहित्य वाले, खालिस साहित्य वाले लोग हैं, वो बेचारे कहते भी रहते हैं तो भी कोई हिंदी नहीं पढ़ता है। जब ऐसे लोग कहेंगे तो वो एक शेर है कि देखो, नदीम बाबा का शेर है कि देखो उसका हिज्र निभाना पड़ता है, देखो उसका हिज्र निभाना पड़ता है, वो जैसा चाहे हो जाना पड़ता है। और कहते हैं कि जो है सुनते कब है लोग, हमें बस देखते हैं, चेहरे को आवाज बनाना पड़ता है। अगर ऐसे लोग आप देखें, आप खुद देखें, मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखें दुनिया के सबसे बेहतरीन राइटर जो है साहित्य के कम है, मतलब उसमें से हम लोग आलोचना कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह से बाकी जो है लोग आएंगे हमारी तरफ, विज्ञान के लोग आएंगे और तार्किक होंगे, इंजीनियरिंग के लोग आएंगे, वो और ज्यादा तार्किक होंगे और अपनी अच्छे से अच्छे। एक सर का निबंध है इसमें, मृत्यु, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया, बाकी मेरे छोटे भाई प्रतीक ने बता ही दिया, इसलिए मेरे पास कम चीजें बची। मृत्यु नाम का एक निबंध है, हम सदगुरु की किताब पढ़ते हैं डेथ, उससे ज्यादा बेहतर निबंध है वो। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि आप एक बार मृत्यु को पढ़िए, वहां पर मृत्यु की सार्थकता को जीवन से परिवर्तित किया गया है। मुझे इब्ने इंशा का एक शेर याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि फिर नाम तो बाकी रहता है अगर जान नहीं, फिर नाम तो बाकी रहता है अगर जान नहीं, जब देख लिया इस सौदे में नुकसान नहीं, तब सम्मा पे देने जान पतिंगा आया है। सब माया है, सब माया है। और जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, तब शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है। और उस माया को समझ जाएंगे आप तो सर वहां रेफरेंस देते हैं कि या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा अताम ताम नतास्म प्रभवामि विश्वम। वो माता को प्रणाम करते हैं, वो उस माया रूपी माता को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि मृत्यु दरअसल जीवन की शुरुआत होती है। अगर आप मृत्यु को समझ जाते हैं तो आप जीवन को समझ जाते हैं। ऐसे अनंत बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मुझे कम समय दिया गया, इसके लिए मैं भैया से नाराज हूँ, है ना। मुझे बाद में खूब सारी तैयारी करके आया था, इतनी सारी, है ना, और मैंने जो है फिर भी जो मुझे बोलना था मैं बोला और आप सबने मुझे सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यहाँ आने दिया गया इसके लिए धन्यवाद। इतना संस्कारी आलोचक आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। मैं मेरे को जानता हूँ लगभग 12-13 वर्षों से। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और तमाम भाषाओं की तमाम कविताएं, तमाम साहित्य मैंने कहा था कि उनके वक्तव्य से ही परिचय होगा। बहुत शानदार प्रतीक ने जिस तरीके से किताब को खोला था, उसमें अंदर घुस करके बहुत अच्छी पड़ताल की सत्येंद्र जी ने। मैं अब बहुत आदर के साथ अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय निशा नाग मैम को आमंत्रित कर रहा हूं और उनके लिए मैंने मंच छोड़ दिया है। मैम जो भी बोलना चाहें, जो भी कहना चाहें, मैम आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। और सत्येंद्र जी के इतने खूबसूरत वक्तव्य के बाद, जिसमें बहुत कुछ समाहित था, संस्कृत के श्लोक जिनका इन्होंने इतनी खूबसूरती से, सुंदरता से गायन किया और शुद्धता के साथ, बिल्कुल शेर व शायरी, कविताएं, बहुत कुछ, और उसके माध्यम से इस किताब को खोलने का जो महत् प्रयत्न किया। और प्रतीक शोधार्थी हैं, शोध की दृष्टि से इन्होंने इस किताब को बहुत अच्छी तरह से देखा और आप लोगों के सामने ये सब खोल दिया कि इस पुस्तक में निबंध है और कुछ विचारकी है और इसके साथ ही कुछ ट्रेवलॉयर है, यानी यात्रा वृत्तांत है, और कुछ समाज के पक्ष हैं। बहुत कुछ मेरे साथी वक्ता बोल चुके हैं। सबसे पहले मैं हंसराज कॉलेज का धन्यवाद करती हूँ, जिसने इतना सुंदर मंच हम लोगों को प्रदान किया। हंस प्रकाशन का धन्यवाद, रमा दी का धन्यवाद जिन्होंने आमंत्रित किया, महेंद्र जी का धन्यवाद। योर धन्यवाद बाद में होता है, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा अनुक्रम बदल दिया।
हंस प्रकाशन का धन्यवाद। और इससे पहले मेरी काफ़ी देर विश्व मोहन जी से बातचीत होती रही इस पुस्तक को लेकर के। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, जिसे कहते विरुद्धों का सामंजस्य, विरुद्धों का सामंजस्य करते हुए नजर आते हैं विश्व मोहन जी। शुरू में सनातन भारतीय परंपरा से भी हटकर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस पर जिस तरह से देखते हैं विश्व मोहन जी, और एक उस विधान को पलट देते हैं। आज लगभग सभी विधान पलटे जा रहे हैं। इतिहास की दृष्टि से भी हम लोग बात कर रहे थे और ये देख रहे थे कि इतिहास जो है वो निरंतर यूरोसेंट्रिक होता चला गया है। इतिहास लिखवाया गया है। हम लोगों के यहाँ इतिहास की मौखिक और वाचिक परंपरा रही है। उस मौखिक और वाचिक परंपरा में वो इतिहास जो हमें लिखा हुआ मिला, वो इतिहास कितना सही है, कितना सही नहीं है, पिछले 10 सालों में इतिहास के प्रति वो दृष्टि कैसे बदलती जा रही है, इस पर हम बहुत देर तक बात करते रहे। इस पुस्तक को पढ़ते हुए सबसे पहले इसका जो नामकरण किया है, पुस्तक में लिखा गया है कि अरुण कमल जी ने इसका नामकरण किया है और नाम है आत्मा के द्वार। मैं हंस रही थी और कह रही थी विश्व मोहन जी से कि आत्मा के द्वार से इसका इससे हटकर इस पुस्तक का नाम आत्मा तक पहुंचने के द्वार होना चाहिए था। बड़ी गहराई से विचार करते हैं विश्व मोहन जी इस पुस्तक में। सत, चित, चेतना, जड़, उस सब को लेकर के जो एक नई, मैं कहूँगी कि थ्योरी, एक नई अवधारणा विकसित होती हुई दिखाई देती है इसमें। और इसके साथ ही इस पुस्तक को पढ़ते हुए निरंतर यह लगा कि यह पुस्तक रची नहीं गई है, यह पुस्तक आत्मा की आवाज़ है। बहुत बहुत वो कहते हैं कि लिखाई से नहीं लिखी गई है, खुद ही विश्व मोहन जी की कलम इसे अपने आप रचती चली जाती है। और इसके पढ़ने में, निबंधों के पढ़ने में भी लगभग वही आनंद मिलता है जो किन्हीं ललित निबंधों को पढ़ने में मिलता है। बड़े गंभीर निबंध हैं। और विश्व मोहन जी के बारे में एक बात और कि चंद्र यात्री भी रह चुके हैं। इन्होंने ऐसे ही चंदा को मामा नहीं कहा, रह चुके हैं ना विश्व मोहन जी, चंद्रमा तक होके आए हैं। जाने वाले जी कल्पना की तरह, मतलब चंद्र यात्री, वो चंदा को मामा उनको कहते हैं। और उसके उबड़ खाबड़ धरती के परे जाकर के उसके उस परिवेश को देखते हैं, उस खूबसूरती को देखते हैं और साथ में एक जो रिश्ता है धरती से चंद्रमा का, उसको जोड़ते हुए नजर आते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे एक कविता सर्वेश्वर जी की याद आई कि तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। ये पुस्तक दरअसल अगर कहा जाए तो एक तरह से संभावनाओं की तलाश है। वहां संभावनाओं की तलाश जहां वाद विवाद के माध्यम से भी एक बड़ा खूबसूरत संवाद हो सकता है। पुस्तक की खासियत यह है कि निरंतर संवाद धर्मिता बनी रहती है। पाठकों के साथ एक गहरा जुड़ाव इस किताब में हमें देखने को मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा और चिंतन में बहुत दूर तक विचार करते हैं विश्व मोहन जी, और इस पुस्तक को इस तरह से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि इन निबंधों के माध्यम से एक सोचने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। न केवल सोचते हैं बल्कि आत्मा तक इसकी जो लिखावट है, इसके जो निबंध है, वो हम तक आकर पहुंचते हैं। कथा सभ्यता की जिसका जिक्र प्रतीक जी ने किया, उसके माध्यम से पुराने मिथकों को इतनी गहराई से खोलते हैं कि जैसे जैसे प्रारंभिक अवतार है वैसे वैसे प्रकृति में या वातावरण में या परिवेश में जो धीरे धीरे एक विकास होता है पृथ्वी का, वो किस तरह से होता है। लोक दृष्टि पर और मानस पर तो शुक्ल जी बहुत बढ़िया बोल चुके हैं, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। आध्यात्म, संस्कृति, दर्शन, इन सब को लेकर के विनम्रता के साथ
वो कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ एक गहरी परंपरा रही है चिंतन की, और उस चिंतन की परंपरा में कोई एक विचारधारा, कोई एक पक्ष नहीं था। सभी पक्षों को लेकर के हम लोग निरंतर सोचते रहे, समझते रहे और आगे बढ़ते रहे। और आज के समय में अगर यदि कहीं असहिष्णुता है तो उस असहिष्णुता का निवारण करने में सबसे अधिक जो सहयोग दे सकता है वो हमारी वही चिंतन परंपरा है। अगर हम उसकी तरफ लौटें तो हम ये जानेंगे कि कैसे अपनी असहमति को भी हम बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर सकते हैं। देह से विदेह होने की जो परंपरा है, उस परंपरा को रखते हुए भौतिकता एक तरफ है और आध्यात्मिकता एक तरफ है, लेकिन उसके मध्य में भी जो चेतना का प्रसार है वो किस तरह से हो सकता है, ये पुस्तक हमें बताती है। जैसे कि शुरू में प्रतीक जी ने बताया कि किस तरह से जो है वो नहीं, बल्कि विश्व मोहन जी ने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, बल्कि आविष्कार आज आवश्यकता को पैदा कर रहा है। हम पूरे के पूरे अपने इस मीडिया में देखें या और जगह देखें तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले कि विज्ञापन आते हैं। एक विज्ञापन बार बार हमारे दिमाग पर एक तरह से बमबारी करता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदिए, इस प्रोडक्ट को खरीदिए। मान लीजिए वो कोई साबुन ही है। जिस समय हम उस साबुन को खरीदते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी ओर से जाकर के उस साबुन को खरीद के प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उसे हमें बाध्य भी किया गया है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, बल्कि आविष्कार आज आवश्यकताओं को पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बीज वाक्य हमारे बीच लेखक महोदय ने हम तक पहुंचाया है कि हम भी सचेत हों और इस तरफ सोचें और समझें। सजीव और निर्जीव के बीच का संबंध, एहसास और निजता, इसकी गहराई तक पुस्तक में विश्व मोहन जी पहुंचे हैं। मन, दिल और आत्मा, इन तीनों का सामंजस्य, इनमें कैसे एक सहयोग बनाया जाए, एक बड़ा खूबसूरत निबंध है इसके भीतर। आप लोग पढ़िएगा और इसे देखिएगा। और जैसा कि शुक्ल जी ने कहा ही कि मृत्यु हम लोगों के यहाँ अंत नहीं है, बल्कि वैचारिकता के साथ मनुष्य हमेशा जिंदा रहता है। हम लोगों के यहाँ मृत्यु का भी उत्सव मनाया जाता है। ताड़ना के अधिकारी पर तो बताई दिया भाई ताड़ना क्या है। देखना, भांपना, सोचना, समझना, इस शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या सत्येंद्र जी ने की। और तुलसीदास को जिस परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाता है, उन पूरे संदर्भ को एक तरह से जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। नारी और भक्ति से लेकर के नारी के प्रति एक बड़ा ही आदरणीय और बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण विश्व मोहन जी पुस्तक में सामने रखते हैं। और यह भी कि आज के उपभोक्तावादी युग में नारी को केवल उपभोग की वस्तु ही नहीं बनाया है, जैसा कि हम लोग निरंतर दोहराते चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उसे एक स्वतंत्रता भी प्रदान की है, एक नयापन भी दिया है। राजनीति तक दृष्टि जाती है लेखक की। जिन्ना का जिन्न, बड़ी ही सुंदरता से इसमें ये कहते हैं कि किसी विश्वविद्यालय में जिन्ना की मूर्ति को हटाया गया तो बहुत अधिक शोर शराबा हुआ, लेकिन क्या जो पुरानी परंपरा है या जो पुराना इतिहास है या जो भी हमारे साथ बीता है, उसको यकायक हटा देना या निकाल देना क्या उचित है या समुचित है? इस पुस्तक की एक और खासियत यह है कि हिंदी के साथ गहरा संबंध लेखक का हमें इसमें दिखाई देता है। विश्व मोहन जी खुद ही बताते हैं कि 27% अंक से हिंदी में कैसे वो 70% तक पहुंचे। अपने उन गुरुओं का बड़ा सम्माननीय ढंग से स्मरण करते हैं पुस्तक में, जिन गुरुओं ने विश्व मोहन जी को वो संस्कार दिए कि आज वे इंजीनियर होते हुए, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हुए भी लिखते हैं। और इस तरह से लिखते हैं कि हिंदी की कविताएं, हिंदी की अनेकानेक उद्धरण इनके लेखन में चले आते हैं। और शुरू से जो इन्होंने पढ़ा है उसे गुना भी है, वो इस पुस्तक में हमें दिखाई देता है। हिंदुस्तान है तो हिंदी है, हिंदी है तो हिंदुस्तान है।
और साथ में जिस तरह से आज विविध जनसंचार माध्यमों में हिंदी का प्रचार और प्रसार निरंतर हो रहा है, उस और भी वे ध्यान दिलाते हैं। वो ये भी ज़रूर कहते हैं कि केवल किसी प्रतिबंधित शब्दावली में किसी भी चीज़ को बांधना नहीं चाहिए, एक खुलेपन का भी एहसास होना चाहिए। अंग्रेजी युग ने हमें जो इतिहास पढ़ाया, उस इतिहास के प्रति सचेत होकर लेखक पुस्तक में हमारी आंखें खोलने का प्रयत्न करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि हमारा इतिहास यूरोसेंट्रिक है। यूरोप ने जो कुछ कहा हमने मान लिया, जबकि एक लंबी परंपरा हम लोगों के यहाँ रही है। और जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी उस उत्खनन के साथ जुड़ा तो बहुत कुछ नया जो है हमारे सामने उभर कर आया कि हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो कितनी पुरानी हैं। एक गहरा सरोकार और है इस पुस्तक में। मैं सिर्फ उन्हीं पक्षों की बात कर रही हूँ जो थोड़े बहुत छूट गए हैं। बाकी तो मेरे साथियों ने इतने सुंदर वक्तव्य दिए हैं कि एक नीरस वक्तव्य सुनने में शायद किसी को भी रुचि नहीं हो सकती। लेकिन जो पक्ष छूटे हैं मैं खाली उन्हीं पक्षों की बात करूँगी। एक पक्ष और भी है, इसमें वो पक्ष है कि पर्यावरण के प्रति एक सचेतनता मिलती है। एक मुलाकात है बहुत ही खूबसूरत सी, और उस मुलाकात से मिल करके, जिनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, और पूरी तरह से हिमालय के जो गलते हुए ग्लेशियर हैं उसके द्वारा आने वाला जो पर्यावरणीय परिवर्तन है, और वो परिवर्तन कितना खतरनाक है, इसके ऊपर मेरे ख्याल 4 या 5 पन्नों का वो एक निबंध है। और उस निबंध से बड़ी गहराई से जो बातचीत की है चंडी प्रसाद भट्ट से, कुछ मुलाकातें के अंतर्गत ये आता है, कितनी मतलब बहुत सी नई चीज़ें उभर कर आती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से विश्व मोहन जी इसमें प्रतिशत देते हुए बताते हैं कि कितने प्रतिशत नदियों में कहाँ क्या परिवर्तन आ रहा है। पढ़ने वाली चीज़ है और पर्यावरण पर काम करने वालों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ही भी है। साथ में जल प्रबंधन की भी बात की गई है। श्रद्धांजलियाँ भी हैं जो ये बताती हैं कि आत्मीयता का संबंध और मन का संबंध जिन लोगों से जुड़ा होता है उन लोगों के प्रति नमित होना हम लोगों का संस्कार है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, शायद कभी नाम सुना होगा, गणित की एक अबूझ पहेली, जो बाद में सिजोफ्रेनिया के शिकार हो गए थे, उनसे एक दूर पार की मुलाकात होती है विश्व मोहन जी की। और उस मुलाकात में विश्व मोहन जी उनको देखते हैं और देखने के बाद महसूस करते हैं कि एक गणित की अद्भुत प्रतिभा कैसे लुप्त हो गई, कैसे उसका उचित सत्कार नहीं किया गया, और उसके प्रति एक करुणा मिश्रित दृष्टि यहाँ पर दिखाई देती है। यात्रा संस्मरण बड़े सुंदर हैं इसके बीच में। खास तौर से लेखक जो हैं वो चंपारण से जुड़े हुए हैं। तो चंपारण जिले के राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने सबसे पहले गांधी जी से मिलकर अपनी दशा को बताया था, उनके प्रति एक गहरा भाव है मन के भीतर। और राजकुमार शुक्ल की अंतिम विदाई के समय का जिक्र करते हैं और वहाँ चलने वाली राजनीति का भी, जो बहुत देर तक सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर देती है। और अहिल्या स्थल जब यहाँ पर जाते हैं तो अहिल्या की पूरी कथा और अहिल्या के व्यक्तित्व में आने वाले जो परिवर्तित लेखकों के साथ है, बाद वाले लेखकों के साथ आते हैं, उन पर देखते हैं कि अहिल्या को अहिल्या क्यों माना गया, किस लिए माना गया और अहिल्या क्या थी। एक तरह से बड़ा गहरा नारी के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण इस पूरे निबंध में हमें दिखाई देता है। सतीसर की सैर, सतीसर यानी कश्मीर की सैर, बड़ा ही खूबसूरत रंग बिरंगा सा गुलदस्ता है ये। और पूरे कश्मीर को घूमते हुए, खुली आंखों से उसको देखते हुए और उनके उस पुराने इतिहास को याद करते हुए, शतपथ ब्राह्मण को याद करते हुए और बहुत कुछ देखते हुए, कश्मीर का जैसा वर्णन है, कहीं दूर श्रीधर पाठक अचानक से याद आ जाते हैं, जिन्होंने कश्मीर सुषमा पर कविता लिखी थी। विश्व मोहन जी वास्तव में कवि रहे और अब गद्य लेखक।
पहले ही मेरे साथी वक्ता जिक्र कराए हैं कि गद्यम कविनाम निकषम, कि गद्य कवियों का निकष है। तो मैं ये कहूँगी कि लेखक जो हैं इस निकष पर पूरे सही सही उतरे हैं। और बहुत ही इस किताब में आप देखेंगे कि सूक्तियाँ बीच में आती हैं, भाषा कहीं कहीं कविता को छूने लगती है, और इसके कुछ अंश इस तरह के हैं जिनको अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं लेके आई थी कि आपको लगेगा कि ये गद्य है या कविता है। इसके साथ में एक जगह कहते हैं सूक्तियाँ, मैं एक आधी दोहरा रही हूँ, लिखते हैं कि लोकतंत्र हमारे लिए व्यवस्था नहीं बल्कि एक संस्कार है। तो ये जो संस्कार है, ये जो हमारे पूरे परंपरा में एक तरह से हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक परंपरा रही है, भले ही उसे किसी भी तरह से या कुछ भी लगातार या निरंतर कहा जाता रहा हो, या ये कहा जाता हो कि भारतीय समाज जो था अपरिवर्तनीय था, या अंग्रेजी सत्ता के साथ आने के साथ ही यहाँ पर परिवर्तन आया, ये भी एक तरह का दृष्टिकोण है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है, ये हम सब जानते हैं। भारतीय समाज में परिवर्तन थे, परिवर्तन होते रहे, निरंतर यहाँ पर प्रबुद्धता आती रही, और लगातार यहाँ पर बार बार इनलाइनमेंट यानी प्रकाश जो है निरंतर हमें दिखाई देता रहा। हाँ, बीच बीच में ये ज़रूर है कि थोड़ा सा सुप्त व्यवस्था में जो है समाज आता रहा, लेकिन वो किस तरह से हमारा समाज एक सचेत परंपरा का निरंतर निर्वहन करता रहा है, इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा इस पुस्तक में मिलता है। बीच में हिंदी के अनेक सटीक उदाहरण लेकर आते हैं विश्व मोहन जी, और इसके साथ ही कहानियों का जिक्र करते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, और उनसे जो मूल्य स्थापित होते हैं उन मूल्यों को लेकर निरंतर चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि विश्व मोहन जी आपकी अगली पुस्तक कौन सी है। अगली पुस्तक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एक जगह लिखते हैं कि चलिए अब छोड़ते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। नहीं, हो गया हाँ। चलिए अब समाहार ही करते हैं, क्योंकि मुझसे पहले सशक्त वक्ता इतनी खूबसूरती से आप लोगों को पुस्तक के विषय में बता चुके हैं। विश्व मोहन जी कवि हैं, विश्व मोहन जी गद्य लेखक हैं, इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी से जुड़े हैं और विज्ञान के छात्र रहे हैं। ये हमारे लिए अति प्रसन्नता का विषय है कि जिस ह्यूमैनिटी को या जिस मानविकी विज्ञान को हम विज्ञान से बहुत दूर मानते हैं, बल्कि कभी कभी तो हम लोग हंसते हैं ना कि हम साहित्य वाले में 2 और 2 4 नहीं होते, 3 या 5 ही हो जाते, ये मजाक करते हैं हम लोग आपस में। लेकिन जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक हमें ये बताती है कि किस तरह से निबंध जो हैं वो नीरस नहीं होते हैं, बल्कि निबंधों के माध्यम से आप संवाद कर सकते हैं। पूरी पुस्तक में निरंतर जो है क्या नजर आता है, हमें संवाद नजर आता है। इसके साथ ही मैं वक्तव्य यहीं पर खत्म करती हूँ। महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह कि एक अच्छे गुरु की जो पहचान होती है कि वो अपने शिष्यों को, अपने साथियों को किस तरह से आगे लेकर आता है, उसका भी हमें यहाँ पर उदाहरण दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने ध्यान से वक्तव्य को सुना, शुक्रिया। बहुत शानदार अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैम का बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी लोगों का, आज के वक्ताओं का, और सबसे बड़ा आभार हमारी रमा मैम का, जिनके सहयोग के बिना हम कोई आयोजन कर नहीं सकते। अभी एक आयोजन का प्रपोजल हम आसिफ भी लेकर के आए हुए हैं, अभी मैम से बात करेंगे। तो हम लगातार यहाँ पर अपने अंदर की ऊर्जा को हम यहाँ पे सक्रिय रखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे खूबसूरती ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में मैं बार बार कहता हूँ कि एक कछुआ एक खरगोश से इसलिए जीत जाता है, ये बताने के लिए जीत जाता है कि अगर आपके जीवन में निरंतरता है तो आपकी विजय निश्चित है। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। चाय बिल्कुल तैयार है, बस विश्व मोहन जी ने किताब लिख दी है, मैंने किताब पढ़ी है, मैं वक्ता नहीं हूँ वरना मैं इस पर बोलता। और विश्व मोहन जी ने किताब लिख दी है, लेखक का काम होता है किताब लिखना।
और आप लोगों का काम होता है मूल्यांकन करना। 3 लोगों ने मूल्यांकन किया, मुझे लगता है कि 3 लोगों ने किताब को बहुत अच्छी तरीके से खोल दिया है। आप इसको खोलिए, आप उसको पढ़िए और उस पर अपना विचार दीजिए, क्योंकि किताब जैसे उन्होंने कहा ना, बच्चा पैदा होने के बाद उस परिवार की धरोहर हो जाता है। बस एक छोटा 1-2 शेर के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूँ कि बेखुदी अपनी जगह और खुशदिली अपनी जगह, इंसान बनाता है इस जहां में खुद अपनी जगह। मैं कागज पे सिर्फ तेरे होठ बनाता हूं दोस्त, आकर बना लेती है खुद हंसी अपनी जगह। पहले मैं दोस्त हूँ, शायर हूँ बाद में, दोस्ती अपनी जगह और शायरी अपनी जगह। मैंने कहा कि रमा मैम महाशक्ति हैं, हम उनके फूटे हुए कण हैं और जो हम लोगों को सहेजती रहती हैं। मेरा तो पूरा जीवन उन्होंने सहेजा है। बहुत बहुत आभार मैम, आप सभी का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए। रुचमोहन जी आपको फिर बुलाएंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा पे आपका व्याख्यान करेंगे, अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी और हंसराज कॉलेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।